This is Avinash, and I welcome you all to my YouTube channel Inara, जहाँ पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम ना बहुत ही बेकार सा एक डेरिवेशन देखने वाले हैं। अब सर ये अगर इतना बेकार है तो इस डेरिवेशन को क्यों बता रहे हो? कभी कभी क्या होता है ना, वो स्कूल कॉलेज वाले कभी कभी पागल हो जाते हैं और कुछ बेकार का डेरिवेशन वो पूछ लेते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो तुमको सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखना है। स्कूल कॉलेज के लिए ना तुमको ये डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप याद रखना पड़ेगा। अब ये जो डेरिवेशन है ना, ये थोड़ा भारी भरकम डेरिवेशन है, नहीं भी तो कम से कम आधा केजी का डेरिवेशन है, तो ये तुमको समझना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है ना, डेरिवेशन के स्टेप्स मैंने पहले से लिख के रख लिए हैं, क्योंकि अगर मैं अभी यहाँ पे डिराइव करने जाता तो शायद मैं डिराइव कर पाता नहीं कर पाता, मतलब फाइनल रिजल्ट तक मैं पहुंच पाऊंगा नहीं, इसकी भी मेरे को गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने डेरिवेशन के स्टेप्स पहले लिख लिए। मैं आपको डेरिवेशन समझा सकता हूँ। अच्छा, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस डेरिवेशन के बारे में बता दूं। सबसे पहले तो आपने पढ़ा होगा न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया कि एक सेकंड में किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम जितना भी चेंज करेगा वही तो उसका फोर्स होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया एक सेकंड में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, दैट इज ओनली इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो अगर फोर्स कैलकुलेट करना है ना, तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट यूज करेंगे। मतलब एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा वही क्या होगा, फोर्स के बराबर होगा। अच्छा, दूसरा कंसेप्ट क्या यूज करना है अपने को? दूसरा कंसेप्ट यूज करना है प्रेशर का। हम क्या करने वाले हैं, प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रेशर एक्सपीरियंस बाय द वॉल्स ऑफ कंटेनर का डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। तो जो सेकंड पॉइंट अपने को यूज करना है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स और एरिया का रेशियो होता है। दिस इज द सेकंड पॉइंट जो अपने को यूज करना है। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो क्या होता है? थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, एक और पॉइंट जो अपने को याद रखना है, एक और पॉइंट क्या याद रखना है, सारे जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम जो फॉर्मूला डिराइव करेंगे वो मोनोटॉमिक गैस के लिए है। मोनोटॉमिक गैस में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। अच्छा, और क्या होता है ना, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जितने मॉलिक्यूल, जैसे अगर मान लो एक क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं, तो उस क्यूब के जितने भी फेसेस हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हिट करेंगे वो हर एक फेज के लिए क्या होने वाला है? कांस्टेंट होने वाला है किसी भी टाइम पर। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एक फेज को 100 पार्टिकल हिट करने वाला है ना किसी टाइम पर, इसका मतलब उसके जो ऑपोजिट वाला फेज होगा उसमें भी 100, ऊपर में भी 100, नीचे में भी 100, इधर में भी 100, इधर में भी 100। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करते हैं? सिमेट्रिकली सारे फेसेस को हिट करते हैं। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल होगा सर? ये कैसे पॉसिबल होगा? मान लो मॉलिक्यूल आ रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूल आ रहा है। अब अगर ये यहाँ पे क्या हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन के कारण ये इधर कहीं चला गया या ये इधर कहीं चला गया। तो अगर ऐसा कहीं हो गया तो सर ये जो मॉलिक्यूल जो जाके हिट करने वाला था वो तो अब नहीं जा पाएगा। जैसे ये मॉलिक्यूल ऐसे जाके इधर वाले वॉल को हिट करता, ये मॉलिक्यूल ऐसे, इस वाला मॉलिक्यूल जाके वॉल को उधर हिट करता, लेकिन कोलिजन के कारण वो अपने पाथ से डिविएट हो गया। तो अगर 100 मॉलिक्यूल्स अभी भी उसको हिट करना है ना, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब क्या होगा, ये जैसे ही अपना डायरेक्शन उधर कहीं पर चेंज किया होगा ना, तो बिल्कुल ऐसा ही कोई मॉलिक्यूल होगा जो क्या करेगा, अपने डायरेक्शन को वापस इसी डायरेक्शन में ले आए। मतलब कहीं और कोई कोलिजन हुआ होगा जिसके कारण से क्या होगा, वो जो पार्टिकल है वो कोलाइड करने के बाद इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मतलब ये याद रखना है। एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, बहुत टाइम पहले आई थी, ऋतिक रोशन की पहली मूवी थी। मैं उसका स्टोरी थोड़ा अगर आपको बताऊं ना, तो स्टोरी उसका क्या था कि हीरो है, दो पार्ट में फिल्म है, इंटरवल, इंटरवल से पहले, इंटरवल के बाद। तो वहां पे हीरो है और हीरो का हमशक्ल है। ठीक है, अब इंटरवल से पहले वाला जो हीरो है, ठीक है, उसके पास गर्लफ्रेंड थी, उसके पास विलन था, उसके पास घर था, उसके पास भाई था, सब कुछ था। इंटरवल से पहले वो जो पहला पार्ट का हीरो है वो मर जाता है। तो उसका जो हमशक्ल होता है, उसका जो ट्विंस होता है, वो क्या करता है, सेकंड वाले पार्ट में उसकी गर्लफ्रेंड को ले लेता है, उसके घर को ले लेता है, उसके भाई को ले लेता है, उसके विलन्स को भी ले लेता है। इसका मतलब क्या है, वो जो सेकंड वाला हीरो आता है वो क्या करता है, पहले वाले हीरो को कंप्लीटली उसके पोजीशन को ले लेता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके अपने पाथ से डिविएट होते हैं ना, मान लो ये इसको इधर जाके हिट करना था, तो ये तो सर डिविएट हो गया, तो ये डिविएट हुआ होगा ना, तो कहीं और कोई कोलिजन हुआ होगा जिसके कारण से
कोई और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो इस वाले पाथ में आ गया होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो हम क्या अज्यूम करेंगे ना, हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि यही एक पार्टिकल है जो सीधा जाएगा, वॉल को हिट करेगा, वापस आएगा, फिर वॉल को हिट करेगा। अब ऐसा अजम्पशन हम क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि नो अनडाउटेडली ये सर ये तो डिविएट हो गया, लेकिन जब ये डिविएट हुआ तो कहीं और कोई कोलिजन हुआ होगा जिसके बाद जो पार्टिकल है वो वही पाथ फॉलो करेगा जो ये फॉलो करने वाला था। आई होप ये समझ में आया होगा। तो इतने अजम्पशंस के साथ हम क्या करते हैं, डेरिवेशन में आते हैं। अब डेरिवेशन भी कोई कम डेरिवेशन नहीं है, खतरनाक लेवल का डेरिवेशन है। तो हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको देखना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक क्यूब अज्यूम कर लिया है, कंटेनर जो है वो क्यूब के शेप का है, मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। और एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, गैस का सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें। लेट द मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज स्मॉल m। अब ये जो स्मॉल m वाला मॉलिक्यूल है, इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लो, मतलब अगर आप इसके वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे तो लेट द x कंपोनेंट इज vx, y कंपोनेंट इज vy और z कंपोनेंट है vz। तो अभी ना मैं vy और vz कंपोनेंट नहीं देख रहा, मैं बस इसका अभी x कंपोनेंट देखने वाला हूं। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, मोमेंटम p मतलब मोमेंटम इनिशियल अलोंग x एक्सिस फॉर फर्स्ट पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है ना, इस पार्टिकल का अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो देखो इनिशियल मोमेंटम का भी कौन सा कंपोनेंट, तो सिर्फ x कंपोनेंट। तो m टाइम्स ऑफ इसका वेलोसिटी अगर आप कर दोगे तो इसका इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है और इसका वैल्यू कितना है, mvx। ये जैसे ही जाके यहाँ पे कोलाइड करेगा, हमने देखा था कि जितने भी कोलिजन होने होते हैं सारे इलास्टिक नेचर के होते हैं। तो अगर ये पार्टिकल जाके vx स्पीड से हिट करने वाला था तो टकराने के बाद vx स्पीड से वापस आएगा। तो फाइनल मोमेंटम फॉर वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस कहां से आ गया सर, माइनस आ गया। अगर आपने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो जो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होगा उसको आपको ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम था mvx, मैं इस पार्टिकल का सिर्फ x कंपोनेंट का मोमेंटम लिख रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम था mvx, फाइनल मोमेंटम है माइनस mvx। तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अगर पता है तो इसका मोमेंटम का चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो मैंने लिखा है मोमेंटम चेंज अलोंग x एक्सिस इन वन कोलिजन। एक कोलिजन में एक पार्टिकल का मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करेंगे। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आया है -2mvx। अब ये माइनस क्या है सर, ये माइनस ना डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंस मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये माइनस जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। तो हमने ये देखा कि ये वाला जो मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल है, जैसे ही इसको जाके हिट करता तो जो मोमेंटम चेंज होता एक कोलिजन के कारण वो कितना होता है, 2mvx। वो भी सिर्फ x डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज हमने देखा है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द वॉल्स, टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन द वॉल्स। इसका क्या मतलब है, देखो ये पार्टिकल है, मान लो ये पार्टिकल जस्ट कोलाइड करके यहां से गया, यहां कोलाइड किया, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, फिर कोलाइड करेगा, फिर वापस आ जाएगा। तो अगर तुम देखोगे इस डायरेक्शन में इसका स्पीड कितना है, vx, इस डायरेक्शन में इसका स्पीड vx है और लेंथ कितना ट्रैवल करना है, l। तो अगर दो सेम वॉल के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का अगर आप टाइम देखोगे तो देखो जाने का टाइम कितना लिखेंगे, l डिवाइडेड बाई vx, डिस्टेंस बाई स्पीड, और वापस आने का टाइम कितना लिखोगे, l डिवाइडेड बाई vx। तो सेम वॉल के लिए दो सक्सेसिव कोलिजन होने का जो टाइम है वो है 2lvx। अब बोलोगे सर ये मॉलिक्यूल तो डिविएट हो रहे थे, तो आपने कैसे ऐसा अज्यूम कर लिया? तो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला जो सेकंड वाला जो ऋतिक रोशन होगा वो पहले वाले ऋतिक रोशन को क्या करेगा, एज इट इज उसके प्लेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस वाले पार्टिकल का हमने क्या बोला, अगर ये दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम जानना था सेम वॉल के लिए तो वो मेरे को कितना मिला सर, 2l डिवाइडेड बाई vx। अच्छा, अब अगर ये मान लो ये 12 बाई vx का वैल्यू है 0.2, मान लो 12 बाई vx का वैल्यू है 0.2, और मैं आपसे पूछूंगा कि एक सेकंड में कितनी बार सेम वॉल से कोलिजन होने वाला है। तो एक सेकंड में कितनी बार सेम वॉल से कोलिजन होगा, तो आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दोगे तो 5 बार सेम वॉल से कोलिजन हो जाएगा क्या? तो उसी तरह अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 सेकंड कैलकुलेट करते हो सेम वॉल के लिए, नंबर ऑफ कोलिजन अगर 1 सेकंड में कैलकुलेट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, vx डिवाइडेड बाई 12। 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू vx सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा vx बाई 12। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का मैंने टाइम फाइंड आउट किया। अब अगर दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम मिल गया तो नंबर ऑफ कोलिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक सेकंड का, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो नंबर ऑफ कोलिजन 1 सेकंड का मिल जाएगा।
ठीक है सर, ये समझ में आ गया। फिर अब देखो, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कोलिजन जो एक सेकंड में इसमें होते वो मेरे को मिल गया, वो कितना है vx/12। अच्छा, एक कोलिजन में जो मोमेंटम चेंज था वो तो 2mvx का था, तो एक सेकंड में इस वॉल से कितना मोमेंटम चेंज लिंक हुआ अगर मुझे वो कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा पी इन 1 सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस फॉर वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को ही देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल गया टकराया गया टकराया, ऐसे ऐसे बार कितनी बार किया था उसने, vx/12। एक बार मोमेंटम चेंज हुआ, एक बार टकराने पर मोमेंटम चेंज अगर 2mvx का होता है और नंबर ऑफ टोटल जो कोलिजन एक सेकंड में हुए थे वो vx/2l है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज है ना वो आ जाएगा mvx²/l। देखो ये जो डेरिवेशन है समझना भी है, याद भी रखना है, तभी आप एग्जाम में इस तरह का डेरिवेशन कर पाओगे, आसान डेरिवेशन नहीं। एक सेकंड में एक पार्टिकल का एक वॉल पे कितना मोमेंटम चेंज हुआ, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया mvx²/l। ठीक है सर, तो फर्स्ट वाले पार्टिकल का अगर मैं ऐसा मान लूं कि मोमेंटम चेंज अलोंग x फॉर फर्स्ट मॉलिक्यूल, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के मैं क्या लिख दूंगा, mvx1²/l। उसी तरह देखो पहले वाले पार्टिकल के लिए ऐसा है, तो सेकंड वाले पार्टिकल का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला पार्टिकल ये लिख देंगे mvx2² उसी तरह जो nth वाला पार्टिकल होता, अब कितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो मैंने अज्यूम कर लिया टोटल n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो वो जो nth वाला पार्टिकल होता उसका अगर आप मोमेंटम चेंज देखते एक सेकंड में सेम वॉल के लिए, तो वो कितना होता है mvxn²/l। तो अगर मुझसे ये बोला गया है कि सर आप टोटल मोमेंटम चेंज बता दो, तो टोटल मोमेंटम चेंज क्या हो जाएगा, इसको इसको और डॉट 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 जो nth पार्टिकल सबको ऐड कर दो, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इन 1 सेकंड, ये वैल्यू हो गया m/l vx1² प्लस vx2² डॉट 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 vx। देखो सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल थे ना, इसलिए सबका मास क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। अब क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया है इसमें n मल्टीप्लाई कर दो, n डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n। तो स्मॉल m किसका मास था, एक मॉलिक्यूल का मास था, अगर आप टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल मास ऑफ द गैस आ जाएगा डिवाइडेड बाय n। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं ना, ये अगर देखोगे तो स्क्वायर का एवरेज है, जितने भी पार्टिकल्स थे सबका जो स्पीड का, सबके जो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर है, उसका ये क्या है, उसका ये एवरेज है, तो इसको मैंने लिख दिया एवरेज ऑफ vx²। ठीक है, तो m टोटल डिवाइडेड बाय l और एवरेज ऑफ vx², सर मैंने ऐसा लिख दिया। अब यहां पर ना मैं इस वाले इक्वेशन को अभी के लिए, इस वाले इक्वेशन को मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूं, 1 मान रहा हूं। ठीक है, थोड़ा बहुत और कहानी अपने को देखना है। जो फर्स्ट पार्टिकल है अगर मैं उसका स्पीड लिखता, फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, v1², x कंपोनेंट vx1 होगा, y कंपोनेंट vy1 है, z कंपोनेंट vz1 है। तो अगर आप इसका स्पीड लिखोगे या मैग्नीट्यूड लिखो, ऐसा लिख सकते हैं ना, v1² इज इक्वल टू vx1² प्लस vy1² प्लस vz1²। उसी तरह सेकंड वाले पार्टिकल का स्पीड लिखते तो ऐसा लिख देते, nth वाले पार्टिकल का स्पीड लिखोगे तो ऐसा लिख दोगे। अब मैं इसको और इसको ना ऐड कर देता हूं, अब इसको और इसको ऐड कर दोगे तो जो नेक्स्ट रिजल्ट आने वाला है वो देखो ऐसा कुछ आएगा। जो नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास आएगा सर, v1 v2 डॉट 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 vn, जितने भी पार्टिकल्स थे सबके स्पीड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया, तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है, vx1² vx2² डॉट 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 vxn²। अब इसको जब आप रीअरेंज करोगे ना, तो ये देखो v1² v2² डॉट 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 vn², मैं फिर से क्या करूंगा, इधर भी n से डिवाइड कर दूंगा और इस साइड भी n से डिवाइड कर दूंगा, तो ये पूरा हो जाएगा एवरेज वैल्यू किसका, तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सबका हमने स्पीड का स्क्वायर फाइंड किया, सबको हमने ऐड कर दिया, फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, तो स्क्वायर ऑफ द स्पीड का वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा है, अच्छा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये तो हम बनाते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल को पता है क्या कि वो एक्स वाले फेस को हिट करने वाला है, वाई वाले फेस को हिट करने वाला है, जेड वाले फेस को हिट करना है। और अगर सारे गैस के मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल चल रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि ये vx1² vx2² डॉट 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 vxn² का जो एवरेज है डिवाइडेड बाय n, जो इसका एवरेज है, तो जैसा x वाले के लिए है वैसा ही y वाले के लिए होगा, वैसा ही z वाले के लिए होगा, क्योंकि x y z तो सर हमारा माना हुआ फेसेस है ना। अगर ये x y z हमारा माना हुआ फेसेस है तो हम तो ये बोल सकते हैं कि जितना एवरेज स्पीड से इसको हिट करना है उतनी एवरेज स्पीड से इसको भी हिट करेंगे, उतनी एवरेज स्पीड से इसको भी हिट करेंगे। तो ये vx1² vx2², इसको मैंने पहले लिखा एवरेज ऑफ vx², ये एवरेज ऑफ vy² और ये एवरेज ऑफ vz²। अब सिंस तीनों का वैल्यू सेम था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 टाइम्स ऑफ vx² लिख दिया। अब यहां से अगर आप एवरेज ऑफ vx² का वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो ये 1/3 v² हो जाएगा, एवरेज ऑफ v²।
अब इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 जो हमने फाइंड आउट किया था वो क्या था, m टोटल एवरेज ऑफ vx स्क्वायर के प्लेस में हम क्या कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज करोगे तो m टोटल इनटू l एवरेज ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, vx स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देना एवरेज ऑफ v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। इस एवरेज v स्क्वायर को हम पता है इसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। पहले आपको क्या करना है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके स्पीड का आपने स्क्वायर किया, देखो जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके स्पीड का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, फिर सबका मीन कैलकुलेट करना था, मीन कैलकुलेट करना था मतलब हमने इसको टोटल n से डिवाइड कर दिया, लास्ट में क्या करेंगे, सबका रूट लिख देंगे, सबका रूट लिख देंगे तो ये हो जाएगा VRMS। तो हम इस VRMS को कैसे डिफाइन करते हैं, मैं लिख देता हूं VRMS क्या था। ये जो VRMS वैल्यू होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जब अलग अलग तरह के स्पीड के बारे में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लो, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n जो है, इसको हम अगर स्क्वायर कर देंगे तो वो VRMS स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर था ना जिसको हमने ऐड करके लिखा था डिवाइडेड बाई n, इस पूरे फैक्टर को मैं बोल रहा हूँ VRMS। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम जो आया वो कितना आ जाएगा, m टोटल डिवाइडेड बाई 3। सिर्फ x एक्सिस में देख रहे हैं हम, बाकी एक्सिस में नहीं देख रहे अभी। m टोटल बाई 3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 3। अब अगर मुझे प्रेशर फाइंड आउट करना है, टोटल चेंज इन मोमेंटम जो 1 सेकंड में होता है सर वही तो नेट फोर्स होता है। नेट फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया क्या है, अगर x एक्सिस देखोगे तो x एक्सिस का जो एरिया वो l स्क्वायर हो जाएगा ना। अगर आपने क्यूब लिया है तो सारे फेसेस आइडेंटिकल है और सारे फेसेस का जो एरिया होगा वो एक जैसा होगा, तो ये हो जाएगा m टोटल डिवाइडेड बाई 3 l इंटू एल स्क्वायर। अब ये m टोटल डिवाइडेड, देखो टोटल मास, ये जो टोटल मास है वो किसका है, गैस के मॉलिक्यूल का मास है, और l क्यूब, तो टोटल मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये डेंसिटी हो जाएगा क्या, तो प्रेशर का वैल्यू कितना आ जाता है 1/3 रो VRMS स्क्वायर। अब डेरिवेशन समझ में आया है तो याद रखेंगे, नहीं याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो याद रख लेंगे, कभी कभार ये डेरिवेशन आ जाता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बस ये प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो VRMS स्क्वायर याद रखेंगे काफी होता है, ठीक है, लेकिन स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स के लिए डेरिवेशन भी याद रखना पड़ेगा।